नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति एक युग परिवर्तनकारी घटना थी जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। यह एक प्रगतिशील आंदोलन था। इतिहासकार हेजन ने लिखा है कि फ्रांस की क्रांति ने राज्य के संबंध में एक नई धारणा को जन्म दिया, राजनीतिक तथा समाज के विषय में नए सिद्धांत प्रतिपादित किए, जीवन का एक नया दृष्टिकोण सामने रखा और एक नई आशा तथा विश्वास उत्पन्न किया। इन सब से बहुमत जनता की कल्पना और उनमें नए विचार प्रज्वलित हुए, जिससे उनमें एक अद्वितीय उत्साह का संचार हुआ। इसने जनता में नवीन आशाओं को अनुप्राणित किया। अब हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के परिणामों की। सबसे पहला परिणाम था सामंतशाही का अंत होना। क्रांति के फलस्वरूप सामंतशाही व्यवस्था का अंत हुआ। इस व्यवस्था ने बहुत वर्षों तक सामान्य जनता का शोषण किया था। आर्थिक शोषण तो इस व्यवस्था की चारित्रिक विशेषता थी। फ्रांस की क्रांति द्वारा विशेष अधिकारों का अंत करके समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। क्रांति का अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा कि यूरोप के अन्य देशों में भी धीरे धीरे सामंतशाही का अंत हुआ। इसका दूसरा परिणाम था धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों में धार्मिक सहिष्णुता का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें गलत लिखा हुआ है, दुष्प्रभाव उसकी जगह आएगा प्रादुर्भाव। साथ ही लोगों को धार्मिक उपासना में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसमें राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसके अलावा इसका तीसरा परिणाम था सामाजिक समानता एवं राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास। क्रांति के द्वारा समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के विचारों का प्रतिपादन किया गया था और उन्हें प्रसारित किया गया था। क्रांति ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रचार न केवल फ्रांस में अपितु संपूर्ण यूरोप में किया गया। इसका अगला परिणाम था राष्ट्रीयता की भावना का विकास। इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन प्रत्येक नागरिक के हृदय में अपने देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना था। जब विदेशी सेनाओं ने राजतंत्र की सुरक्षा के लिए फ्रांस पर आक्रमण किया, तो उस समय किसान, मजदूर और अन्य लोगों ने सेना में भर्ती होकर अत्यंत वीरता के साथ विदेशी सेनाओं का सामना किया तथा विजय प्राप्त की। राष्ट्रीयता की भावना यूरोप के अन्य देशों में भी व्याप्त होती गई। 1830 से 48 तक की व्यापक क्रांतियां और 1870 में इटली और जर्मनी के एकीकरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसका अगला परिणाम था लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन। इस क्रांति के द्वारा राजनीतिक दृष्टि से राजाओं के अधिकार के सिद्धांत का अंत करके लोकप्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। सर्वसाधारण द्वारा देश की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा बनने से उनमें आत्मविश्वास की भावना का संचार हुआ। इसका अगला प्रभाव था समाजवाद की स्थापना। असमानता तथा अन्याय के विरुद्ध हुई फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के सभी लोगों को संविधान के द्वारा समान घोषित किया। सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान किए गए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांस की क्रांति समाजवादी विचारधारा का स्रोत थी। इसकी घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें उन्नति के अवसर भी समान रूप से दिए जाने चाहिए। विशेषाधिकार युक्त वर्ग का अंत करने के लिए 4 अगस्त 1789 को प्रस्ताव पास किया गया, जिसके द्वारा कुलीन वर्ग का अंत हुआ। अब कुलीन वर्ग लोग साधारण वर्ग के समान ही थे तथा वे
दरिद्र किसानों पर अत्याचार नहीं कर सकते थे। दास प्रथा का अंत हुआ। जब जागीरदारों ने जनता के रुख को देखकर स्वयं ही अपने विशेष अधिकार त्याग दिए तथा फ्रांस में असमानता का अंत हुआ। इसका एक अन्य प्रभाव था शिक्षा एवं संस्कृति का विकास होना। फ्रांस की क्रांति ने शिक्षा को चर्च के आधिपत्य से निकालकर उसे राष्ट्रीय, सार्वभौमिक एवं धर्मनिरपेक्ष बनाया। साथ ही पुरातन व्यवस्था के अंधविश्वासों को नष्ट किया। यूरोपीय साहित्य में स्वच्छंदतावाद का आंदोलन भी क्रांति का ही परिणाम था। फ्रांस का इतिहास साहित्यकार लेखन में स्वतंत्र व स्वच्छंद हो गया। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई जिनमें मानववादी दर्शन, विज्ञान और विशुद्ध धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाने लगी। राजभक्ति का स्थान राष्ट्रभक्ति ने एवं परतंत्रता का स्थान स्वतंत्रता से युक्त पाठ्यक्रमों ने ले लिया। लॉर्ड एल्टन का कथन है कि सामाजिक समानता और व्यवसाय क्रांति के उद्देश्य थे जो प्राप्त कर लिए गए। सैनिक गौरव तथा भूमिका कृषकों के हस्ताक्षर क्रांति की अन्य उपलब्धियां थी। आधुनिक फ्रांस की राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति भी इस क्रांति की देन थी। इसके अलावा एक का अन्य परिणाम था चर्च की प्रतिष्ठा का पतन होना। राज्य के समानांतर अधिकार संपन्न संस्था चर्च, जो कि कर एकत्रित करना, न्याय करना आदि कार्य करता था, राज्य के अंदर चर्च का पृथक राज्य था। क्रांति द्वारा चर्च की संपत्ति को राज्य ने अधिग्रहित कर लिया। पादरी राज्य के वेतनभोगी बना दिए गए। अब पादरी राज्य, जनता एवं संविधान के नाम पर शपथ लेने लगे। अतः क्रांति ने राजनीति पर धर्म के प्रभाव को समाप्त किया। इसके अलावा इसका एक अन्य प्रभाव था आर्थिक विकास को गति मिलना। फ्रांस में अधिकांश भूमि जो चर्च व सामंतों के स्वामित्व में थी, उसे छीनकर भूमिहीन किसानों को बांट दिया गया। परिणाम स्वरूप सर्वत्र कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। समान कर व्यवस्था से आर्थिक शोषण बंद हो गया। चुंगी की समान दरों के कारण व्यापार वाणिज्य को भी प्रगति व प्रोत्साहन मिला। विशेषाधिकार प्राप्त निरंकुश वर्ग के पतन से औद्योगिक क्रांति संभव हुई। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया गया। 25 वर्षीय प्रत्येक युवक को अनिवार्य सैन्य सेवा नियम के अंतर्गत सेना में भर्ती होना अनिवार्य किया गया। 10 लाख की सुदृढ़ सेना तैयार हुई जिसने विदेशियों का मुकाबला किया। सैन्य सामग्री, संसाधन एवं शस्त्रास्त्रों की आधुनिकता के कारण ही नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप को नतमस्तक किया। अब फ्रांस की सेना में वंशानुगत पदोन्नति बंद कर दी गई। सामान्य वर्ग के योग्य लोगों को भी सेना में उच्च पद दिए गए। नेपोलियन बोनापार्ट इसका एक उदाहरण था। अब हम बात करते हैं क्रांति के स्थायी परिणामों की। क्रांति के समय होने वाले भीषण रक्तपात एवं इत्यादि से जनता थक चुकी थी। अतः वे शासन को सुदृढ़ हाथों में देखना चाहती थी। इन परिस्थितियों में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। कई वर्षों की क्रांति के पश्चात नेपोलियन का एक डिक्टेटर के रूप में उदय हुआ। नेपोलियन ने सही अर्थों में अपने आप को क्रांति का उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिखाया। यद्यपि उसके शासन में स्वतंत्रता को स्थान नहीं था, किंतु क्रांति की दो अन्य भावनाओं, समानता एवं बंधुत्व का उसने पूर्णतया पालन किया। नेपोलियन ने इटली, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया व स्पेन आदि देशों में भी इन भावनाओं को फैलाया। नेपोलियन के पतन के पश्चात 1815 ईस्वी में वियना की कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी लोगों ने संधि करते समय इन भावनाओं को ख्याल नहीं रखा। फलस्वरूप यह संधि अस्थायी सिद्ध हुई। यूरोपवासी उस संधि को तोड़कर क्रांतिकारी भावना से प्रोत्साहित होकर अपने राष्ट्रों के निर्माण का प्रयत्न करने लगे। अंत में संपूर्ण यूरोप में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ, जिसका संपूर्ण श्रेय फ्रांस की क्रांति को दिया जा सकता है, क्योंकि सर्वप्रथम इसी के द्वारा नवीन युग गणतंत्रीय भावनाओं का विकास हुआ था। तो ये थी फ्रांस की क्रांति के प्रभाव या परिणाम। फ्रांस की क्रांति के बारे में चिंतन करने से निष्कर्ष यह निकलता है
कि यह एक ऐसी क्रांति थी जो कुलीन वर्गीय रूप में प्रारंभ हुई और सैनिक तानाशाही में समाप्त हुई। एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना कुलीन वर्ग की सफलता थी। यदि फ्रांस के जागरूक मध्यम वर्ग का कुलीन वर्ग से स्थायी सामंजस्य स्थापित हो जाता तो क्रांति निसंदेह स्थायी छाप छोड़ती। राजतंत्र का सहारा लेकर कुलीन वर्ग ने मध्यम वर्ग का दमन करने की कोशिश की, अतः सामान्य जनता के सहारे मध्यम वर्ग की भावना ने क्रांति का स्वरूप ग्रहण कर लिया। बिना रक्तपात के संपन्न हुई क्रांति में हिंसा व आतंक का प्रवेश हो गया। अनिश्चय, अराजकता व अशांति ने अंततः नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का संप्रभु शक्ति संपन्न सम्राट बना दिया। फ्रांस की क्रांति की सबसे बड़ी देन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना थी। ये ऐसे आदर्श थे जो संपूर्ण विश्व में प्राय सभी देशों के संविधानों का मूलभूत आधार बने। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति एक ऐसी घटना थी जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।